सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SRF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। बोल सकते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स आपको ड्यूरिंग द मार्केट भी और मार्केट क्लोज होने के बाद भी देखने को मिले। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर्स कंपनी के जब आए थे तो मार्केट क्लोज होने में कुछ सेकंड बाकी था। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें मार्केट क्लोज होने के बाद ही देखने को मिले, क्योंकि कुछ सेकंड में मार्केट क्या ही रिएक्ट कर लेगी, उतना तो किसी को नंबर पढ़ने में भी लग जाता है। अब कंपनी के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले वो कैसे थे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो इस बार Q1Q बेसिस पे बहुत अच्छे देखने को मिले, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखोगे तो अच्छे ही देखने को मिले हैं। Q1Q बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो दोनों अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ रेट है वो Q1Q बेसिस के मुकाबले हमें कम देखने को मिली है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसा नहीं कि ख़राब है, 20% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर नंबर्स की बात करें एग्जैक्ट क्या फिगर्स है, तो पिछले साल कंपनी ने 422 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ समथिंग रिपोर्ट किया था। और इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है 526 करोड़, यानी कि ज़बरदस्त नंबर कंपनी ने दिखाया है अपने प्रॉफिट का। और जब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, तो वहाँ पर हमें कंपनी में 21% की ग्रोथ देखने को मिली, एबिटा में 38% की ग्रोथ देखने को मिली, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी रिकवरी देखने को मिली। 19.5% का मार्जिन था पिछले साल, इस बार 22.2% का है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज के मार्जिन हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब 2025 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में तो कुछ खास अच्छे नंबर्स हमें SRF के देखने को नहीं मिले, बट हाँ Q3 के बाद Q4 का जो नंबर रहा, यानी कि इस क्वार्टर का, वो Q3, Q2 या Q1 के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा हर पैरामीटर्स पर अगर हम देखें तो। अब इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री भी हमें देखने को मिली है। अब कमेंट्री कोई गाइडेंस से रिलेटेड नहीं है, कमेंट्री यहाँ पर इस चीज़ को लेकर है कि इस पूरे साल की बात करें तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट किया है, जिस वजह से कंपनी का जो पूरे साल है वो ठीक ठाक गया। और साथ में कंपनी ने बताया कि यही मोमेंटम को अगले फाइनेंशियल ईयर भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ सकते हैं। बट कंपनी अभी भी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी को देखते हुए, यानी कि रिस्क की बात करें तो वो कंपनी को अभी भी लग रहा है, यानी कि अभी भी कंपनी की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट हमें बुलिश वाली देखने को मिली नहीं है कि 2026 में कंपनी तोड़फोड़ नंबर रिपोर्ट करती की। बट हाँ, अभी कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल आने बाकी हैं, वहाँ पर कंपनी के गाइडेंस क्या रहते हैं, अगले साल के प्लान्स क्या रहते हैं, उससे रिलेटेड कंपनी डिटेल्स अपडेट करेगी, जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि SRF को आज के दिन पसंद नहीं आई थी। और वो बोल सकते हैं US और चाइना का जो ट्रेड डील हुआ है उसको एक रीज़न आप बोल सकते हैं कि आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा देखने को मिला, SRF में देखने को मिला, वेलस्पून जैसी कंपनीज में भी देखने को मिला। आप सभी को पता है कि चाइना +1 नैरेटिव को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ज़रिए। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती है, और भी कंट्री पे वो डिपेंड रहना चाहती है। अब जब बात करते हैं केमिकल मार्केट की, तो 40% का मार्केट शेयर पूरे ग्लोबल मार्केट में चाइना के पास है। तो चाइना के ऊपर जो इतना बड़ा टैरिफ लगा था, तो जो भी इंडिया की एक्सपोर्ट वाली कंपनी है जिसके 50% से ज़्यादा रेवेन्यू हमें बाहर से आते हुए देखने को मिलते हैं, वो फोकस में आ गई थी, जिसमें SRF का नाम आपको देखने को मिलता है। बट अभी क्या हुआ है कि ट्रम्प और बोल सकते हैं चाइना के बीच में जो नेगोशिएशंस हुई हैं, उस नेगोशिएशन में अमेरिका ने 145% का जो टैरिफ इम्प्लीमेंट किया था उसको कम कर 30% कर दिया है, और चाइना ने 125% की जो टैरिफ लगाई थी US के ऊपर उसको कम कर उन्होंने 10% कर दिया है। तो देखा जाए तो नेगोशिएशन हुई है, अच्छा खासा टैरिफ को रिड्यूस भी किया गया है। इस वजह से जो डिपेंडेंसी बोल सकते हैं चेंज होने की उम्मीद हम कर रहे थे, उसमें उतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी जितनी बड़ी तेज़ी मार्केट में आपको सुनने को मिली थी कि एप्पल पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अभी अप्रैल महीने का डेटा देखने को मिला, इंडिया से जो एप्पल का एक्सपोर्ट हुआ वो 100% से ज़्यादा का था। बट क्या यही नंबर को वो आगे भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि टैरिफ अच्छा खासा कट हुआ है, इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना अगर आप SRF के इन्वेस्टर हैं तो।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब टाटा पावर की दोस्तों बात करें तो ये कंपनी पिछले कई टाइम से नंबर्स तो कुछ खास अपना रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, बट कंपनी के जब प्लान्स हम देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलता है। अभी कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थे इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर में, उसका 62% ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट से जनरेट हुआ था। उसके अलावा जब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की लाइक थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, तो वो 24% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दिया था। बात करते हैं सोलर की या फिर रिन्यूएबल की, तो वो कंपनी को 13% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके दिया है। बट अकॉर्डिंग टू टाटा पावर मैनेजमेंट 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी से कंपनी ओवरऑल 70% कैपेसिटी अचीव करेगी। यानी कि बोल सकते हैं कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है उसका 70% हमें इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आपको रिन्यूएबल सेक्टर से जो रेवेन्यू आता हुआ दिखता है इस कंपनी का, वो कम दिखता है 13% के आसपास, जो कि 2030 तक ये नंबर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी को कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसका डिमांड भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। अभी उसका कैपेसिटी जो है वो 43% है, फ्यूचर में इसको 70% तक कंपनी कर देगी, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो टोटल कैपेक्स किया वो करीब 22,000 करोड़ का नंबर था। 22,000 करोड़ का कैपेक्स का नंबर कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कैपेक्स करने का। बट ये जो डेटा शो किया गया था ये Q3 तक का डेटा है, तो Q3 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 12,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर दिया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया है कंपनी की तरफ से कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का 95 से 98% कैपेसिटी कंपनी यूटिलाइज कर लेगी, ऐसा यहाँ पर कंपनी का एम है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छी कमेंट्री दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की, 2026-2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 2 से लेकर 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड करने वाली है। तो मतलब प्लान्स तो कंपनी के आगे चलकर हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अब इस प्लान की एग्जीक्यूशन कंपनी करती है तो पिछले 1 साल में जो कंपनी की ग्रोथ आपको थोड़ी स्लो होती हुई दिखी है, वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी पेस पकड़ती हुई देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका क्या व्यू है टाटा पावर को लेकर, वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब इस कंपनी के भी आज के दिन हमें अर्निंग्स देखने को मिले। अर्निंग्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे थे। अगर Q1Q बेसिस पे ग्रोथ देखोगे 100% से ज़्यादा की ग्रोथ थी रेवेन्यू में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़बरदस्त ग्रोथ आप बोल सकते हैं। अगर मार्जिन्स की बात करें तो Q1Q बेसिस पे मार्जिन्स काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट ही रहा, बट रेवेन्यू अच्छा था। इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल सकते हैं आपको मोर देन डबल देखने को मिले, और Q1Q बेसिस पे लगभग 3.5 टाइम्स हमें देखने को मिले। यानी कि ज़बरदस्त रिजल्ट थे कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से देखें, मार्जिन्स के हिसाब से देखें या फिर नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें। उसको मार्केट पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी किया है कहीं ना कहीं आज के दिन। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट की, तो कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो 1.8 टाइम्स हुआ है। यानी कि उसमें भी हमें मोर देन डबल वाली सिचुएशन देखने को मिली है। और डेट को कंपनी ने रिड्यूस किया है, पिछले साल भी रिड्यूस किया था, इस साल भी रिड्यूस किया है। और अभी के टाइम पे जो 384 करोड़ का डेट है उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स मेंशन नहीं है, अभी अपडेट हुआ नहीं है कि लॉन्ग टर्म डेट कितना है, शॉर्ट टर्म डेट कितना है, बट हाँ जब अपडेट होगा उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। अभी कंपनी ग्रोइंग फेज पे है, तो कंपनी की फिक्स एसेट्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज करता हुआ दिखा है। 1139 करोड़ का फिक्स एसेट्स का नंबर है। और बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के, तो वो अभी अपडेट हुआ नहीं है, अपडेट होगा तो उसकी भी बात कर लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों बात करें तो इस Q4 की हम बात करें तो वहाँ पर FIS की हमें बाइंग देखने को मिली थी।
DIS की भी बाइंग देखने को मिली थी। और FIs अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो FIs पहले लगभग 1% से भी कम स्टेक ओन करते थे, और अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 10.5% के आसपास स्टेक ओन कर रहे हैं। बट इसका अपोजिट साइड ये भी है कि DIS पहले, सॉरी DIS नहीं, पब्लिक की जब हम बात करते हैं तो 33% पब्लिक के पास स्टेक था, जिसको कम कर 23% के आसपास स्टेक ला दिया गया है। और DIS ने भी लगभग 16% स्टेक अपना इस कंपनी में बना लिया है। तो देखा जाए तो DIS का पकड़ काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी में, FIs की पकड़ काफ़ी स्ट्रांग है, और DIS FIs दोनों के स्टेक्स कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए भी देखने को मिले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रोइंग फैक्टर के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव साइन इस कंपनी का दिख रही है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। रिसेंटली 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।